श्रीनगर जन्नत की वादियों का शहर। कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है और कश्मीर का ये शहर श्रीनगर, जो बागों और पहाड़ों से घिरा हुआ है, अपने प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। श्रीनगर का नाम संस्कृत भाषा के शब्द श्री और नगर को मिला के बना है, जिसका अर्थ है समृद्धि का नगर। इसे 3000 से अधिक साल पहले महाराजा अशोक ने बसाया था। बाद में मौर्य, कुषाणा और फिर मुगल शासन के अधीन ये शहर कला, संस्कृति और वास्तुकला का केंद्र बन गया। आज के वीडियो में मैं आपको उन जगहों पर लेकर चलूंगी जो कश्मीर में श्रीनगर में स्थित हैं और जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। कम समय में आप कौन कौन से स्पॉट्स श्रीनगर में विजिट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कश्मीर के कुछ हिस्से और जानेंगे कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में भी। श्रीनगर बहुत ही कमर्शियलाइज्ड और क्राउडेड होने के बाद भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। वजह है यहाँ के मनमोह लेने वाले खूबसूरत बाग बगीचे, जिन्हें 60 और 70 के दशकों में बॉलीवुड की फिल्मों में बहुत फिल्माया गया है, दर्शाया गया है। और ये जगह आज भी अपनी खूबसूरती को उसी तरह बरकरार रखे हुए है। दूर दूर तक फैली हुई डल झील, जिसमें हाउस बोट में रुकने की सुविधा से लेकर कमल की खेती तक आपको देखने के लिए मिल जाती है। ऊंची पहाड़ी पर स्थित शंकराचार्य मंदिर, जहां आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी। हजरत बल, ऐसा माना जाता है कि इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल हजरत बल में रखा हुआ है। और भी ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जिन्हें देखे बिना कश्मीर की यात्रा अधूरी मानी जाती है। ये सारी जगह श्रीनगर में ही हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डल झील से। कश्मीरी भाषा में डल का अर्थ ही झील होता है, पर समय के साथ साथ जैसे जैसे बाहरी लोगों की बसावट कश्मीर में होने लगी, डल के साथ झील कब जुड़ गया पता ही नहीं चला और इस झील को लोग डल झील या डल लेक नाम से जानने लगे। डल झील श्रीनगर का मुख्य आकर्षण केंद्र है, जो लगभग 7.5 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ शिकारा नावों की सवारी, हाउस बोट में रुकने की सुविधा, झील में शिकारों पर लगा हुआ एक पूरा बाजार, जिसे फ्लोटिंग मार्केट कहा जाता है, आपको देखने को मिलता है। इस मार्केट में आपको अनेकों प्रकार के कश्मीरी शैली में बनी हुई ज्वेलरी, शॉल, कहवा, केसर, अखरोट आदि बेचते हुए विक्रेता मिल जाएंगे। बार्गेनिंग कराना आपके ऊपर निर्भर करता है और सबसे बड़ी बात है कि आपको सही चीजों की, असली चीजों की पहचान होनी बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि बार्गेनिंग कराते वक्त आप केसर के नाम पे कुछ और ही खरीद लाएं। यदि आप हाउस बोट पे रुकते हैं तो सुबह सुबह का नजारा कुछ और ही होता है। शिकारों पर ताजे फूल, सब्जियां लेकर लोकल्स यहाँ पर बेचने के लिए आते हैं और उस समय झील का नजारा बहुत खूबसूरत होता है। हाउस बोट पर रुकना एक निराला ही अनुभव है। सो गाइस, दिस इज माय ब्यूटीफुल हाउस बोट और ये यहाँ का नज़ारा है। अब मैं आपको अंदर ले चलती हूँ। यहाँ पे आपको ये सब कुछ जो दिख रहा है सब कश्मीरी आर्ट है। और अब मैं आपको अपने रूम में लेकर जाऊंगी। ये देखिए कितने खूबसूरती से अपनी क्रॉकरीज वगैरह सब संभाल के रखते हैं।
ये एक रूम है। ये दूसरा रूम है और अब हम चलते हैं मेरे रूम में। देखिए कितना सुंदर शांडिया लगाया है उन्होंने। फैन की जरूरत नहीं होती, लेकिन शायद बहुत गर्मी में होती होगी। ये टेबल देखिए, सारा कश्मीरी वर्क है इस पे। ये एश ट्रे, और ये बेड पे वर्क देखिए आप। देन ये वॉशिंग एरिया, आपका बाथरूम। कर्टेन्स, और ये हमारी बोट तैयार हो रही है हमें बाहर छोड़ने के लिए। एंड वी रियली हैड अ ब्यूटीफुल स्टे। और ये हैं हमारे उमर भाई, जिनकी ये हाउस बोट है। बहुत ही प्यारे इंसान है। और हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि अब हमें कारगिल निकलना है। और ये उमर भाई हमें छोड़ने जा रहे हैं। और आप पीछे जो हाउस बोट देख रहे हैं, उमर भाई का हाउस बोट है, अलेक्जेंड्रा। बहुत अच्छा हाउस बोट है। तो अगर आप कभी श्रीनगर आना चाहें, डल लेक में स्टे करना चाहें, तो बहुत आराम से यहाँ स्टे कर सकते हैं। कश्मीर के लोग सच में बहुत प्यारे हैं। झील की शुरुआत से ही आपको हाउस बोट पे रुकने की फैसिलिटी मिल जाती है और बहुत बड़े हिस्से में हाउस बोट्स आपको लगी हुई मिलेंगी, एक के बाद एक। सीजन पर यहाँ पर कोई बार्गनिंग नहीं होती, लेकिन अगर आप ऑफ सीजन जाते हैं तो हाउस बोट में रुकने के लिए भी बार्गनिंग करा सकते हैं। शिकारी की सुविधा होती है, शिकारे वाला आपको बोट तक लेकर जाता है और बोट वालों के पास भी अपनी नावें होती हैं। तो जब भी आपको हाउस बोट से आना जाना करना होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी नावें आपको प्रोवाइड करवाते हैं। नावें मतलब वहाँ के शिकारे। अगर आप हाउस बोट में नहीं भी रुकना चाहते हैं तो लेक के सामने बहुत सारे रोड साइड होटल्स हैं, आप वहां पर भी स्टे कर सकते हैं। ये झील न केवल सुंदरता का प्रतीक है, बल्कि यहाँ की हाउस बोट की संस्कृति भी अनोखी है। शाम को यहाँ पर रोड साइड मार्केट लगता है, जिसमें आपको कश्मीरी शैली की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। शॉल्स, फेरन, आपको बहुत सारे शो पीसेस यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी आप बहुत अच्छे से बार्गनिंग करवा सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर चीज़ें बहुत सस्ती मिलती हैं। और डल लेक के सामने लगा हुआ ये पूरा मार्केट शाम को और भी रंगीन बना देता है इस जगह को। मुगलों ने यहाँ के बगीचों को भी चार बाग शैली में बनवाया, जैसे कि शालीमार बाग, निशात बाग। ये सारे बाग झील के किनारे ही स्थित हैं। लेकिन झील का जो एरिया है वो 7.5 किलोमीटर का है। तो जहाँ आप रुकते हैं वहां से ये कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे, और फिर दूसरा गार्डन 2 से 5 किलोमीटर की दूरी पे आपको देखने के लिए मिलता है। सर्दियों में डल झील बिल्कुल जम जाती है और उसके ऊपर आइस स्केटिंग, आइस हॉकी जैसे इवेंट्स कराए जाते हैं। झील का कुछ हिस्सा हाउस बोट्स और शिकारा राइड्स के लिए निर्धारित है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं, जहां मनुष्य है वहां गंदगी है। तो जब आप हाउस बोट्स पे रुकते हैं तो शौच का पानी झील में ही जाता है। तो आप यदि इस झील के पानी के साथ खेलना चाहते हैं या उसमें हाथ देना चाहते हैं तो मत दीजिएगा, उस तरफ पानी गंदा ही होता है। और जहां से हाउस बोट्स खत्म हो जाती हैं उसके आगे झील में कमल की खेती
और बहुत सारे फुव्वारे चलते हुए आपको दिखाई देते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भी डल झील पर्यटकों के लिए एक मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी रही। अंग्रेज यहाँ अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने आया करते थे और हाउस बोट का प्रचलन भी उसी वक्त शुरू हुआ था, जब स्थानीय लोग अंग्रेजों के लिए पानी पे तैरते घर बनाया करते थे। डल झील न केवल एक पर्यटन स्थल है, बल्कि श्रीनगर की जलवायु और पर्यावरण को भी संतुलित रखती है। हालांकि बढ़ते प्रदूषण और अतिक्रमण के कारण झील के अस्तित्व को खतरा हो रहा है। सरकार और स्थानीय लोग इस झील को संरक्षित रखने के लिए अनेकों प्रयास कर रहे हैं। भारत में चिनार के पेड़ केवल कश्मीर में ही पाए जाते हैं। चिनार यानी मेपल ट्री, जो आपने कनाडा के झंडे पे लीफ देखी है, वो मेपल लीफ ही है। और ये ट्री इंडिया में केवल कश्मीर ही ऐसा इलाका है जहां पर आपको देखने के लिए मिलता है। ये जो मैं ट्री आपको दिखा रही हूँ, ये मेपल ट्री है और यही कश्मीर की विशेषता है। और इंडिया के अंदर केवल कश्मीर में मेपल ट्रीज पाए जाते हैं और आप इसकी विशालता का अनुमान नहीं लगा सकते, बहुत ऊंचे होते हैं। ये देखिए, खत्म ही नहीं हो रहा है, बहुत ऊंचे ऊंचे ट्रीज है ये। और जब पतझड़ होता है तो ये सारे पत्ते यहाँ गिर जाते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। ये तो अभी बहुत थोड़े से हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और उसके बाद जब इस ट्री में लीव्स निकलती हैं, वो बिल्कुल रेड लीव्स होती हैं। बहुत सारे मेपल ट्रीज हैं यहाँ पर, बहुत सारे। डल झील से लोग शिकारे पे बैठ के चार चिनार भी जाते हैं। चिनार वैसे तो आपको कश्मीर के लगभग काफी इलाकों में मिल जाता है देखने के लिए, लेकिन चार चिनार एक बहुत खूबसूरत बगीचा है जिसमें चार चिनार के डिफरेंट डायरेक्शन में पेड़ लगवाए गए हैं। तो लोग शिकारे पे बैठ के चार चिनार देखने के लिए भी जाते हैं। पतझड़ में ये जगह बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। जब पूरी मेपल लीव्स ड्राई हो जाती हैं, नीचे गिरती हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं। और उसके बाद जब इस पे पत्तियां आती हैं, छोटी छोटी लाल लाल पत्तियां, तो वो बिल्कुल रेड लगता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो कश्मीर जाने के लिए हर मौसम ही बहुत खूबसूरत और लाजवाब है। मुगल सम्राट जहांगीर ने कश्मीर को इतना पसंद किया कि उन्होंने इसे धरती का स्वर्ग कहा। आज भी मुगल गार्डन और पुराने किले जैसे हरी पर्वत और परी महल इसके समृद्ध इतिहास की कहानी कहते हैं। लेकिन जिस तरीके से कश्मीर के इतिहास को नष्ट किया गया है, बहुत ही अनुसंधानों के बाद हम जान पाए हैं कि कश्मीर का इतिहास बहुत पुराना है और कश्मीर ऋषि कश्यप के नाम पे बसाया गया था। मुगल काल से पहले यहाँ हिंदू और बौद्ध संस्कृतियों का पालन हुआ करता था, पर अब यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 98% मुस्लिम पॉपुलेशन है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जिन लोगों की ये भूमि थी, उन्हीं से उनके वहां जीने का हक छीन लिया गया। यदि हम कश्मीर के इतिहास की बात करने बैठें तो वीडियो बहुत ही कंट्रोवर्शियल और लेंथी हो जाएगा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इसे ट्रैवलिंग तक ही सीमित रखूं। आधुनिक समय में श्रीनगर कश्मीर की संस्कृति, हस्तशिल्प और शॉल बनाने के लिए प्रसिद्ध है। यह कश्मीरी सेब, केसर और सूखे मेवों का प्रमुख केंद्र भी है। हाल के वर्षों में पर्यटन यहाँ का मुख्य उद्योग बन गया है। श्रीनगर केवल एक शहर ही नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का संगम है। यहाँ की खूबसूरत वादियां, शांत वातावरण हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ यहाँ के दूसरे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पे, जो कि है मुगल गार्डन। इन्हें आपने बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज में 80s, 70s, 60s में देखा होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुगल गार्डन्स लेक के किनारे ही स्थित हैं। यदि आप वॉक करके जाना चाहें तो सबसे पहले आपको निशात बाग मिलता है। लेक से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर तक का डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ता है और उसके बाद आप पहुंचते हैं निशात बाग।
यदि आप चलना नहीं चाहते, चलने में असमर्थ हैं, या बहुत बड़ी वजह है ट्रैफिक, क्योंकि ट्रैफिक में चलना किसी को भी पसंद नहीं होता, तो आपको यहाँ पर कन्वेंस लेके जाना पड़ेगा। आपको टैक्सीज, ऑटोज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारी सुविधाएं यहाँ से मिल जाती हैं लेक से मुगल गार्डन्स जाने के लिए। और यदि आप वहां से कोई टैक्सी हायर करना चाहें या ऑटो हायर करना चाहें, वो भी आप हायर कर सकते हैं। वो आपको कश्मीर के मेन स्पॉट्स विजिट कराते हैं, पूरे दिन के लिए आप ले सकते हैं, और सुबह से शाम तक वो जो भी 6-7 स्पॉट्स हैं आपको लेकर जाएंगे और वापस आपको आपके डेस्टिनेशन पे छोड़ेंगे। मुगल गार्डन जाने के लिए झील के साथ साथ ही रोड चलता है, बहुत ही खूबसूरत रोड है, बट ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और बहुत मुश्किल होती है ट्रैफिक में ड्राइव करने में, बट कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन झील बहुत खूबसूरत है, उसमें जगह जगह पर आपको फुब्बारे चलते हुए दिख जाएंगे। उसके अलावा जैसे ही हाउस बोट्स खत्म होती हैं तो फिर कमल की खेती शुरू हो जाती है, दूर दूर तक फैली हुई झील है, और उसके बाद आप पहुंचते हैं मुगल गार्डन। जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आता है निशात बाग, उसके बाद शालीमार बाग, और उसके बाद आता है चश्मे शाही। ये बगीचे अपने आकर्षण डिजाइन, खूबसूरत फूलों और बहते हुए पानी के फुव्वारों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। ये बाग मुख्य रूप से डल झील के किनारे बसे हुए हैं और इनकी पृष्ठभूमि में हरी भरी पहाड़ियां इसे और भी मनमोहक बनाती हैं। मुगल बागीचों की स्थापना मुगल सम्राटों द्वारा की गई थी। मुगलों को प्रकृति और बागवानी से बेहद लगाव था। निशात बाग जहांगीर के साले असफ खान ने बनवाया था। इसे 1633 में डल झील के किनारे तैयार किया गया था। इसका अर्थ है खुशियों का बाग। इसकी संरचना सीढ़ीदार है और इसमें 12 छतें हैं जो 12 राशियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये बागीचा बहुत ही खूबसूरत है, बहुत बड़ा बना हुआ है और बहुत मेंटेन्ड है। यहाँ से डल झील का नजारा ही कुछ और दिखता है, और हजारों फूलों से भरा हुआ ये बगीचा अपनी तरफ हर किसी को आकर्षित करता है। चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियां, बड़े बड़े चिनार के पेड़ और ये खूबसूरत फूल आपको किसी और ही दुनिया में ले जाते हैं। निशात बाग के बाद हम जाते हैं शालीमार बाग। रास्ता वही है, झील के किनारे किनारे। 1619 में सम्राट जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए शालीमार बाग बनवाया था। इसका अर्थ है प्यार का स्थान। ये बाग फारसी शैली से प्रेरित है और इसे ज़ेनाना और दीवाने खास जैसे भागों में विभाजित किया गया है। इसके बाद हम पहुंचते हैं चश्मे शाही। इस बाग को शाहजहां के शासनकाल में बनवाया गया था। यहाँ की प्राकृतिक झरने का पानी पवित्र माना जाता है। मुगल गार्डन फारसी चारबाग शैली पर आधारित है, जहां गार्डन को 4 हिस्सों में बांटा जाता है। बागों में जल की बहती हुई नहरें, फुब्बारे और फूलों की क्यारियां इसकी खूबसूरती को बढ़ाती हैं। यहाँ आप ट्यूलिप, गुलाब और कई अन्य रंगीन फूलों की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। कश्मीर के मुगल गार्डन्स का असली आनंद आप अप्रैल से जून तक के महीने के बीच में ले सकते हैं, जब सारे फूल पूरी तरह खिले हुए होते हैं। मार्च में ही यहाँ पर ट्यूलिप फेस्ट लगता है, जो इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन में मनाया जाता है। यहाँ पर हजारों की तादाद में रंग बिरंगे ट्यूलिप के फूल उस समय खिले होते हैं। पर ट्यूलिप गार्डन मुगल गार्डन का हिस्सा नहीं है। मुगल गार्डन्स में विजिट करने के लिए आपको एक एंट्री फीस देनी पड़ती है और इसके भी टाइमिंग्स निर्धारित हैं। मुगल गार्डन न केवल प्रकृति प्रेमियों के लिए बल्कि इतिहास और वास्तुकला में रुचि रखने वालों के लिए भी एक खास स्थान है। यह स्थान मुगलों की कला, संस्कृति और उनकी प्रकृति प्रेम का संजीव उदाहरण है। इसी रास्ते पर आगे जाके हजरत बल दरगाह पड़ती है। ये धार्मिक स्थल मुसलमानों के लिए एक पवित्र स्थान है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर मोहम्मद साहब का बाल रखा हुआ है। इसकी सफेद संगमरमर की रचना बहुत ही खूबसूरत है। जब मैं यहाँ पर 2009 या 10 में गई थी तो इस जगह पे एंट्री करने के लिए मुझे एक पूरा कुर्ता पहनना पड़ा था। मतलब उस वक्त मैंने जीन्स और टी शर्ट पहना हुआ था, तो एंट्री करते वक्त उन्होंने पूरा घुटनों से नीचे तक का एक बहुत ही ढीला ढाला कुर्ता पहनाया था और उसके बाद वहाँ पे एंट्री दी थी। अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वहाँ पे एंट्री के लिए कोई ड्रेस कोड है या नहीं। दरगाह बहुत ही खूबसूरत दिखती है। इन सब चीजों को कवर करने के बाद हम जाते हैं शंकराचार्य टेम्पल, शंकराचार्य मंदिर, जहां पर भारत का समृद्ध इतिहास आज भी जीवित है। इस मंदिर का निर्माण 200 ईसा पूर्व में मौर्य राजकुमार जुल्का ने करवाया था। शंकराचार्य मंदिर श्रीनगर के कोपादरी पहाड़ी पर स्थित एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। ये कश्मीर का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है।
इस मंदिर के बारे में कुछ खास बातें हैं। यह मंदिर कई बार आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था, इसलिए कई राजाओं ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। इस मंदिर को अद्वैतवाद के महान प्रणेता शंकराचार्य के नाम से जाना जाता है। कश्मीरी पंडित मानते हैं कि 8वीं सदी में आदि शंकरा यहाँ पर आए थे। इस वजह से ही इस मंदिर का नाम शंकराचार्य मंदिर पड़ा है। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर में आध्यात्मिक ग्रंथ सौंदर्य लहरी की रचना की थी। इस मंदिर को जेठेश्वर मंदिर और पास पहाड़ भी कहा जाता है। यह मंदिर कश्मीरी शिखर शैली की वास्तुकला का उदाहरण है। इस मंदिर का गर्भगृह गोलाकार है और इसमें शिव जी का विशालकाय लिंग है। यहाँ बहुत सी बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग हुई है। ये मंदिर घने जंगलों से घिरा हुआ है। करीब 244 सीढ़ियां चढ़कर भक्त मंदिर के सामने पहुंचते हैं। इतनी ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से इस मंदिर से श्रीनगर शहर का पूरा डल झील का भव्य नजारा दिखाई देता है। ये मंदिर श्रीनगर से करीब 1000 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। 244 सीढ़ियों के अलावा मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने के लिए आपको 30 सीढ़ियां और चढ़नी पड़ती हैं। इस मंदिर की शैली को देखकर अंदाजा लगाया जाता है कि यह 6वीं या 7वीं शताब्दी में ही बनवाया गया था। गर्भगृह से कुछ सीढ़ियां नीचे उतरने के बाद आपको पत्थरों से बना ही एक छोटा सा कमरा दिखाई देता है, जिसे शंकराचार्य की तपस्या स्थली माना जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये आदिगुरु शंकराचार्य की तपस्या स्थली है और इसी जगह पर बैठकर आदिगुरु शंकराचार्य ने सालों साल तपस्या की थी। इससे थोड़ी ही दूर एक कुंड है जिसे गौरी कुंड नाम से जाना जाता है। हालांकि ये कुंड अब सूख चुका है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको डल गेट से ई रिक्शास, ऑटोज, टैक्सीज, अनेकों प्रकार के संसाधन मिल जाते हैं जो आपको एक निर्धारित स्थान पर छोड़ेंगे। अगर आप उनसे ये बोलते हैं कि आपको ऊपर तक जाना है, पार्किंग तक जाना है, तो वो आपको ऊपर पार्किंग तक छोड़ेंगे, जहां से फिर आपको चढ़ाई करनी शुरू करनी पड़ती है, जो आपको 244 स्टेयर्स चढ़ के जाना पड़ता है। वहां के लिए कोई सुविधा नहीं है, ना ही वहां आप घोड़े पे जा सकते हैं, वो आपको चल के ही जाना पड़ेगा। और यदि आप पैदल चल के जाना चाहें तो उससे अच्छा कोई ऑप्शन ही नहीं है। घने जंगलों के बीच से रास्ता जाता है टेम्पल के लिए। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ये देख सकते हैं। हालांकि समय के अभाव के कारण हम ड्राइव करके ही गए थे, पर बहुत खूबसूरत है और बहुत सेफ भी है। यहाँ पर किसी भी तरीके के जानवर वगैरह के कोई अटैक नहीं होते। रीजन ये है कि जिस टाइम पे टूरिस्ट जाता है उस टाइम पे जानवर कभी नहीं जाते, वो इंसानों के पास आना पसंद नहीं करते। टेम्पल 7:30 ओपन हो जाता है और शाम को 4:30 बजे तक ओपन रहता है। तो यहाँ पर ट्रैकिंग करते वक्त किसी भी प्रकार के जानवरों का खतरा नहीं है और हमारे फौजी भाइयों की कृपा से हमारी जान का भी खतरा नहीं है। मंदिर के स्टार्टिंग पर ही एक आर्मी पोस्ट है जहां पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कराने पड़ते हैं। आपके जो भी आधार कार्ड वगैरह हैं वो चेक होते हैं। अगर आप कार लेकर जाते हैं तो आपके कार के सारे पेपर्स चेक होते हैं। उसके बाद जब आप पार्किंग में जाते हैं वहां पर भी आपकी चेकिंग होती है प्रॉपरली और फिर आप स्टेयर्स से ऊपर जाते हैं। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाने की अनुमति है, बस आप कोई भी फोटो या वीडियो शूट गर्भगृह के अंदर नहीं कर सकते। जब मैं यहाँ पर 2009 या 10 में गई थी उस टाइम पे यहाँ पर ऊपर भी शूटिंग अलाउ नहीं की जाती थी। शंकराचार्य मंदिर बहुत ऊंचाई पर है और यहाँ से श्रीनगर का नज़ारा ही कुछ और दिखता है। मंदिर को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मंदिर बहुत पुराना है और इस मंदिर का ऑरा बहुत स्ट्रांग है। शंकराचार्य टेम्पल कवर करने के बाद यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जो आप कवर कर सकते हैं, जैसे कि ट्यूलिप गार्डन, जो कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, वो श्रीनगर में ही स्थित है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्च का टाइम बेस्ट टाइम होता है यहाँ आने के लिए, जब आपको रंग बिरंगे ट्यूलिप्स यहाँ पर खिले हुए मिलते हैं। फिर आप परी महल जा सकते हैं, ये एक ऐतिहासिक महल है।
ये फोटोग्राफी के लिए और आराम के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह मानी जाती है। उसके अलावा यहाँ पर नगीना झील है। ये लेक डल लेक से ही जुड़ी हुई है और ये एक बहुत कम भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ पे आप शांति महसूस कर सकते हैं और यहाँ पे भी आपको शिकारा राइड्स मिल जाती हैं। फिर आप जामा मस्जिद जा सकते हैं जो कि श्रीनगर के पुराने इलाके में बसी हुई है। फिर आप वूलर झील जा सकते हैं। वूलर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। ये झील प्रकृति प्रेमियों के लिए और पक्षी देखने वालों के लिए एक बहुत ही खास स्थान है। उसके अलावा आप हरी पर्वत जा सकते हैं। हरी पर्वत की पहाड़ी पर एक किला और मंदिर स्थित है। यहाँ से भी श्रीनगर का नज़ारा बहुत अद्भुत दिखाई देता है। आप झेलम नदी देख सकते हैं जो कि चिनाब नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पर आप ओल्ड कश्मीर देख सकते हैं। झेलम नदी में अभी भी बहुत सारे लकड़ी के ब्रिजेस बने हुए हैं जिसको क्रॉस करके बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। तो उसका भी एक बहुत ही अलग नज़ारा है, अलग एक्सपीरियंस है। हालांकि इतनी साफ सुथरी नहीं है बट स्टिल। और झेलम नदी में भी हाउस बोट में रुकने की सुविधा है। मैंने आपको बताया जैसे कि बहुत साफ सुथरा नहीं है वो इलाका, बट हाउस बोट्स तो साफ सुथरी होती हैं। इनफैक्ट जब मैंने 2010 में स्टे किया था तो वहीं किया था। और वहाँ की ब्यूटी ये है कि जब आप अपनी विंडो ओपन करते हैं अपने रूम की, जो आपके बोट का रूम है, तो उस विंडो से आप पूरी रिवर देख सकते हैं जो आपको डल लेक में नहीं देखने को मिलेगा। आप विंडो ओपन करेंगे तो साथ वाला हाउस बोट का विंडो आपको दिखेगा। मतलब डल लेक में बिल्कुल एक साथ हाउस बोट्स लगी हुई है। एक हाउस बोट, फिर उसके बाद दूसरी हाउस बोट, तीसरी हाउस बोट। तो अगर आप विंडो ओपन करते हैं तो आपको कोई व्यू नहीं मिलता। ये व्यू आपको झेलम रिवर में मिलेगा, बट झेलम रिवर का एक अलग एक्सपीरियंस है और डल लेक का एक बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस है। डल लेक के सामने एक बहुत बड़ी मार्केट है। कश्मीरी खाने के लिए भी जगह बहुत फेमस है। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है वहां पर। हालांकि कृष्णा ढाबा बहुत फेमस किया हुआ है और मैं स्पेसिफिकली नाम ले रही हूँ क्योंकि जब मैं यहाँ 2018 में गई थी तो सच में उस ढाबे का खाना बहुत टेस्टी था। पर यूट्यूबर्स ने उसको इतना एडवर्टाइज किया कि उस ढाबे पर अब आपको खाने के लिए बहुत बहुत देर तक लाइन में लगना पड़ता है। इनफैक्ट मेरे साथ तो यही एक्सपीरियंस था एंड ऑनेस्टली खाने में मुझे कोई एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं दिखा। इनफैक्ट जो नॉर्मल हम पंजाब में खाना खाते हैं वैसा भी नहीं था। ढाबा बहुत पुराना है। ब्रेड्स फिर भी उनकी ठीक है, जैसे रोटी हुआ, पराठा हुआ, पर सब्जी मुझे अप टू मार्क नहीं लगी। मैं उस ढाबे का नाम लेके वहां पे उसकी कोई बुराई नहीं कर रही हूँ। आप लोगों को सिर्फ अवगत करा रही हूँ इस चीज से कि घंटों लाइन में लगे रहने से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आपके पास एक एक्सपीरियंस हो कि हाँ जी हमने कृष्णा ढाबे पे खाना खाया। इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। आपको उससे अच्छा खाना भी वहां पर और सारी जगहों पे मिल जाएगा। ये कुछ जगहें थी जो मैंने आपको बताया आप श्रीनगर में कवर कर सकते हैं और ये हार्डली आप 2 या 3 दिन में बड़े आराम से घूम सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लाल चौक है जो झेलम नदी जाते वक्त आपको मिल जाएगा। ये श्रीनगर के केंद्र में स्थित है और ये भारतवर्ष में बहुत प्रसिद्ध है। हम सभी जानते हैं, बहुत सारे रीजंस हैं उसके पीछे। यहाँ 1980 में एक घंटा घर का निर्माण हुआ था और टाइम बाय टाइम लाल चौक हमेशा ही न्यूज में आता रहा है। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम और है तो आप श्रीनगर से गुलमर्ग घूमने के लिए जा सकते हैं। गुलमर्ग एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जो श्रीनगर से करीब 51 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यहाँ जाने के लिए आप टैक्सीज हायर कर सकते हैं या आपने अपना प्राइवेट व्हीकल लिया हुआ है, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। इसके अलावा आपको बसेस मिल जाएंगी बस स्टैंड से गुलमर्ग जाने के लिए, तो सारी फैसिलिटीज हैं। गुलमर्ग जाने के लिए करीब 2800 से लेकर 3400 तक टैक्सी आपका चार्ज करती है और 51 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.25 से 1.5 घंटा लग जाता है। बाकी ट्रैफिक पे डिपेंड करता है। गुलमर्ग में भी रुकने के लिए बहुत सारी जगहें हैं। आपको होटल्स मिल जाएंगे, फिर उसके अंदर हट्स बनी हुई है, वहां पे कॉटेजेस बने हुए हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे, पर वो आपको प्री बुक कराने पड़ते हैं। जब सीजन होता है, स्पेशली गर्मियों का सीजन, जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं, मई जून का जो टाइम होता है, उसके अलावा विंटर्स में मई जून से भी ज्यादा रश पड़ता है क्योंकि ये जगह पूरी बर्फ से ढक जाती है और यहाँ पर लोग आना बहुत पसंद करते हैं। तो आपको प्री बुकिंग लेनी पड़ती है यहाँ पर रुकने के लिए, होटल्स में भी और हट्स में भी। ऑफ सीजन में जाते हैं तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं हट्स, कॉटेजेस, होटल्स वगैरह सब कुछ। गुलमर्ग अगर आप पैदल घूमना चाहें तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। यदि आप पैदल नहीं चल सकते तो आप घोड़े हायर कर सकते हैं। बेटर होगा आप घोड़े गुलमर्ग के अंदर जाके हायर करें। जो पोनीज होती हैं वो अंदर जाके हायर करें और अच्छी खासी बार्गेनिंग होती है वहां पर। बाहर आप जाएंगे वो 3000 रुपए, 4000 रुपए, 2000 रुपए इस तरीके के रेट्स बोलते हैं, लेकिन अंदर वही आपको 800 रुपए, 1000 रुपए में वो ऊपर तक लेकर जाते हैं और पूरा गुलमर्ग घुमाकर लाते हैं। गुलमर्ग बहुत ही खूबसूरत है। बहुत सारे ग्रीन मेडोज आपको
आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बहुत सारी जगहों से रिवर की ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं, चश्मे बह रहे हैं। एक बहुत ही अलग अनुभव है, बहुत खूबसूरत जगह है ये, और आपने इसको भी बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज में देखा होगा। बीच बीच में बहुत सारे आपको देवदार के बड़े बड़े वृक्ष मिलेंगे, बिल्कुल जंगल जैसा एरिया आपको लगता है कि आप जंगल के साथ साथ वॉक कर रहे हैं। उसके बाद आप बिल्कुल ढलानी पहाड़ों पे आ गए हैं जो हरी भरी घास से भरे हुए हैं। आप देखेंगे तो आपको सच में ये फीलिंग आएगी कि आप सच में स्वर्ग में हैं। मतलब बिल्कुल बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन एक ऐसी जगह जो आज भी अपनी खूबसूरती को बरकरार रखे हुए है। गुलमर्ग का मूल नाम गौरीमार्ग हुआ करता था, जिसे 16वीं शताब्दी में यूसुफ शाह चक ने बदलकर गुलमर्ग कर दिया। गुलमर्ग फूलों के प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध है। सर्दियों में ये जगह पूरी तरीके से बर्फ की चादर से ढक जाती है और इसका नजारा ही कुछ और होता है, बहुत अलग। हालांकि सर्दी बहुत होती है, पर जो लोग स्नो एंजॉय करना चाहते हैं, बर्फ एंजॉय करना चाहते हैं, वो लोग सर्दियों में इस जगह पर जाते हैं। बहुत रश हो जाता है और हमने अभी न्यू ईयर्स पे देखा ही था कि हिल स्टेशंस की क्या हालत थी। फिर भी आप इतने रश में फंस के अगर ये जगह देखने जाते हैं तो वर्थ टू गो है। बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है इस जगह का। सर्दियों में इस जगह पर बहुत सारी स्नो एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जिसका लुत्फ आप उठा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे गंडोला राइड्स जो होती हैं उसका भी अनुभव बहुत अलग होता है सर्दियों में, और वो बहुत टाइम पहले से बुक कराई जाती हैं, क्योंकि जो भी लोग प्लान कर रहे होते हैं उनको इमीडिएट बेसिस पे गंडोला राइड्स की फैसिलिटी नहीं मिलती। तो अगर आपको सर्दियों में गंडोला राइड लेनी है और आप प्लान कर रहे हैं जाने का, तो गंडोला राइड अपना स्टे पहले से बुक करा लें, आपको बहुत सुविधा रहेगी। कश्मीर घूमने के लिए बहुत बड़ा है। ये तो मैंने आपको सिर्फ श्रीनगर और गुलमर्ग के बारे में बताया। पहलगांव, अनंतनाग, सानासर, सोनमर्ग, बांगुस वैली, न जाने कितनी ही सारी जगह हैं एक्सप्लोर करने के लिए। वाकई में कश्मीर बहुत खूबसूरत है, और जो भी हम कश्मीर जानते हैं बहुत छोटा सा जानते हैं। कश्मीर बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत है देखने के लिए। अमरनाथ की यात्रा होती है, ग्रेट लेक्स के ट्रैक जाते हैं। इनफैक्ट मैंने तो अपने चैनल की शुरुआत ही ग्रेट लेक्स के ट्रैक से की थी। पहलगांव, सोनमर्ग सारा मैंने कवर किया हुआ है, लेकिन जब मैं यहाँ घूमने के लिए गई थी तब मेरे कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं एक दिन वीडियोस बनाऊंगी और आप लोगों के साथ ये सब कुछ शेयर करूंगी। तो मेरे पास फोटोग्राफ्स बहुत सारे हैं, बट फोटोज में वो वाली बात नहीं आती जो वीडियोस में आती है। तो अभी जो मैंने कवर किया वो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया, और कश्मीर से आगे बहुत सारी एक्साइटिंग जगहें मैंने रिविजिट की हैं। पर्पस मेरा यही था कि मैं वीडियो शूट करके ला सकूं, तो मैं आपके लिए बहुत जल्दी वो सारी जगहें भी लेकर आऊंगी और बहुत सारी आपको रोमांचक स्टोरीज भी बताऊंगी उनके बारे में। लेकिन जाने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक छोटे से एफर्ट से बहुत मोटिवेशन मिलती है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए और सारी वीडियोस जल्दी बनाऊंगी, जैसे अभी देर से बना रही हूँ। कुछ लोग इस चीज़ से काफ़ी खफा भी हो जाते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। अंत में बोल रही हूँ, विश यू अ वेरी हैप्पी इंग्लिश न्यू ईयर। अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। नमस्कार।